ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में अपन बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्कस कर रहे थे। आज अपन जो लेक्चर है हमारा उसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में स्टडी करेंगे, राइट। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मेडिकल फील्ड में जो एप्लीकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। बहुत सारी थेरेप्यूटिकल ड्रग्स बनाई जा रही है। अब इन ड्रग्स का क्या एडवांटेज है कि इनका एक तो इनेबल मास प्रोडक्शन, यानी अपन इसको बहुत बड़े लेवल पर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता, अनवांटेड इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक लाइक केस नहीं होता। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है। अप्रोक्स 30 थेरेप्यूटिकल ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड वाइड हुआ है और उनमें से 12 जो है वो ड्रग इंडिया में भी मार्केटिंग हो रही है। इंडिया में जो ड्रग्स कॉमनली आ रही है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, सोमैटोट्रोफिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिनका कि कैंसर थेरेपी में यूज हो रहा है, इंटरल्यूकिन ये भी कैंसर में यूज हो रही है, इंटरफिरॉन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो और भी हैं, लेकिन कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दिए हैं। ये वो ड्रग हैं जिनकी मार्केटिंग इंडिया में हो रही है, राइट बच्चों। इसके बाद हम हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में इंसुलिन का जो है वो डिटेल दिया हुआ है ना। तो आज अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन का प्रोडक्शन देखेंगे, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको इंसुलिन का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो आज अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन की बात करेंगे, राइट। बच्चों, इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो आपने ये स्टडी किया था कि हमारी जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है, पेनक्रियास ग्लैंड में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो इसका एंडोक्राइन पार्ट था, राइट। तो इसके अंदर जो बीटा सेल थी वो बीटा सेल क्या बना रही थी, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही थी। फिर से बता दूं मैं, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, उसकी बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही थी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया आपको? ये जो इंसुलिन है ये वो हार्मोन है बेटा जो ब्लड का शुगर रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर का क्या करता है? रेगुलेशन। पता है आपको एक्चुअली ये क्या करता है? ये ग्लूकोज का ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, यानी ब्लड से टिश्यू में ग्लूकोज जाएगा ज्यादा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? और वहां एसिमिलेशन भी बढ़ाता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज करता है ना। तो अल्टीमेट ब्लड का शुगर जो है वो रेगुलेट हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही होगी 72, 110 या 120 एक नॉर्मल वैल्यू है ब्लड के अंदर शुगर की, राइट। इंसुलिन का डिटेल तो हमने बेटा 11th में भी डिस्कस कर लिया था पूरा। अब पहले क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले ये जो इंसुलिन है वो काऊ या पिग से ली जाती थी।
ठीक है ना, बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले, बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे पहले ये काऊ या पिग से ली जाती थी। लेकिन इस इंसुलिन के और ह्यूमन इंसुलिन के कुछ एमाइनो एसिड में डिफरेंसेस थे, इस वजह से साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा थे। यानी इससे क्या आ सकता था बेटा, इससे एलर्जिक रेस्पॉन्स आता था कई बार। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर सकती थी। इज दैट क्लियर? और एक ये लेस अमाउंट में भी मिलती थी, लेस अमाउंट क्वांटिटी में भी मिलती थी। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। करेक्ट? अब क्या है बेटा कि ये जो इंसुलिन है, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और वो भी ह्यूमन के जीन से। तो फिर वो ह्यूमन के सिमिलर होगी, तो उसका एलर्जिक रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। राइट? जो इंसुलिन है बेटा, ये इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो इसको ऑरली नहीं लिया जाता है। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ऑरली नहीं लिया जाता है, इसको जो है इंट्रावीनस या इंट्रावीनस ब्लड में ही इसको दिया जाता है। क्योंकि अगर हम इसे ऑरली लेंगे तो ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है तो ये डाइजेस्ट हो जाएगी बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। राइट? समझ आया एकदम अच्छे से? लेकिन आजकल ऑरली इंसुलिन भी लेने वाली इंसुलिन भी मार्केट में है, जैसे PZI और PZS जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको ओरली भी लिया जा सकता है, जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? PZI और PZS ये ऐसी इंसुलिन है जिनको ओरली लिया जा सकता है, बट एक नॉर्मल इंसुलिन को ओरली नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ये प्रोटीन है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो सकती है। करेक्ट? ये तो बेसिक हुआ जो 11th में भी हमने स्टडी किया था। हाँ बच्चों, फर्स्ट हार्मोन है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग हार्मोन है ये, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर आपको दो बातें और सीखनी है। क्या सीखना है? देखिए, ये एक प्रो इंसुलिन की स्ट्रक्चर है। प्रो इंसुलिन का मतलब ये इनएक्टिव इंसुलिन है। राइट? इसमें 3 चेन होती है बेटा, A चेन, B चेन और C चेन। हाउ मेनी चेन? 3 एमाइनो एसिड या प्रोटीन की चेन होती है, A, B और C। जो A चेन है, वो A चेन जो है बेटा वो 21 एमाइनो एसिड की होती है। C चेन 35 एमाइनो एसिड की और B चेन 30 एमाइनो एसिड। A और B चेन में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। करेक्ट बच्चों? ये स्ट्रक्चर समझ आई आपको? ये है प्रो इंसुलिन। ये जो प्रो इंसुलिन है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है ये? इनएक्टिव फॉर्म में है ये। करेक्ट बच्चों? अब क्या होता है, इसका हम प्रोटियोलाइसिस करते हैं तो C चेन यहां से रिमूव हो जाती है। C चेन का अगर हम रिमूवल करें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास A और B चेन और इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये A चेन और ये B चेन। ये इंसुलिन है और ये एक्टिव है। तो एक तो आपको ये भी ध्यान में रखना है ना कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंसेस होता है। इंसुलिन हैविंग 51 एमाइनो एसिड, है ना, बिकॉज ओनली 2 चेन, A चेन एंड B चेन।
A chain contain 21 amino acid and B chain contain 30 amino acid, while proinsulin in inactive form and contain 3 chain, A chain, B chain and C chain. After removal of C chain, we get insulin in active form. Is that clear? Okay. तो ये इंसुलिन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब सवाल आता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन कैसे बनाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन सबसे पहले 1983 में अमेरिकन इली लिली कंपनी ने बनाई थी। ठीक है बेटा, किसने बनाई थी 1983 में? अमेरिका की एक कंपनी थी, इली लिली कंपनी, राइट, यूजिंग PBr 322 वेक्टर एंड ई कोलाई, और ये वेक्टर भी मॉडिफाइड वेक्टर लिया था, मॉडिफाइड PBr 322 और ई कोलाई बैक्टीरिया, इनको यूज करके इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाई थी। करेक्ट। ये जो इंसुलिन है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन है, इसको ह्यूम्युलिन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ह्यूम्युलिन। मार्केट में ये किस नाम से है बेटा? ह्यूम्युलिन के नाम से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन को कहा जाता है ह्यूम्युलिन। इज दैट क्लियर? ओके। अब बात आती है कि हम इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे। इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे हम क्या करेंगे बेटा, बीटा सेल, पेनक्रियाज की बीटा सेल ही बनाती है ना, ह्यूमन की जो पेनक्रियाज है उसकी बीटा सेल से ए चेन का जीन लेंगे, ए चेन का जीन आइसोलेट करेंगे। इसी तरह हम बीटा सेल से बी चेन का जीन आइसोलेट कर लेंगे। ये जीन हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? ए चेन का जीन बीटा सेल से ले लिया और बी चेन का जीन बीटा सेल से ले लिया। अब ये बेटा यूकैरियोटिक डीएनए है, जीन यानी डीएनए, और यूकैरियोटिक डीएनए डायरेक्ट प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें सेंस, या आप यूं समझिए कि एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इस तरह के सीक्वेंस होते हैं। इंट्रॉन का मतलब इंटरवीनिंग सीक्वेंस, नॉन सेंस सीक्वेंस होते हैं किसमें? डीएनए में। तो ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो एचएनआरएनए बोलते हैं इसे, इसमें भी एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन होंगे और एक्सॉन होंगे। मतलब इस आरएनए में भी इंट्रॉन सीक्वेंस यानी इंटरवीनिंग सीक्वेंस होंगे। बात समझ आ रही है? अब हम इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी इसको मॉडिफाई करते हैं और इंट्रॉन को हटाते हैं यहां से, तब जाके बनता है हमारे पास एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, जिसमें केवल एक्सॉन्स होते हैं। केवल क्या होते हैं? एक्सॉन। यानी हमने किसका रिमूवल कर दिया? इंट्रॉन का। तो यूकैरियोट में तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मेथड होता है, जबकि बैक्टीरिया में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। अगर हमने यूकैरियोटिक का डीएनए ले लिया तो उसमें इंटरवीनिंग सीक्वेंस है, तो फिर उसके आरएनए में भी इंटरवीनिंग सीक्वेंस होंगे, तो ये आरएनए फिर कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, यहां पर जीन लेने की बजाय cDNA लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cDNA या कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। cDNA बनाते हैं इसका। तो cDNA कैसे बनता है? ये जो एमआरएनए बनाया है हमने, इस एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखो, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है, लेकिन जब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो अब जो ये डीएनए बनेगा, इस डीएनए का नाम होगा cDNA। चूंकि हमने ये एमआरएनए से बनाया, तो एमआरएनए में क्या है? केवल एक्सॉन है, तो फिर इस डीएनए में भी केवल क्या होंगे? एक्सॉन होंगे। बात समझ आ रही है? इसमें इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं होंगे, तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा।
बात क्लियर है? क्योंकि ये डीएनए फ्यूचर में बनाएगा तो डायरेक्ट एमआरएनए ही बना देगा ये, करेक्ट। इसमें क्योंकि इसमें इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए और यूकैरियोट्स के डीएनए में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स के डीएनए में इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के डीएनए में होते हैं, करेक्ट। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि डीएनए और सीडीएनए में क्या डिफरेंस है यूकैरियोट्स के। तो यूकैरियोट्स के डीएनए में इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं, जबकि सीडीएनए में वो नहीं होते हैं। बात समझ आ गई? ओके, तो हमने क्या किया बच्चों, वापस आ जाओ पॉइंट पर। हमने क्या किया है, बीटा सेल से ए चेन का जीन लिया और बी चेन का जीन लिया, फिर हमने उनका सीडीएनए बना दिया। अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट वेक्टर लेंगे। यहां पीबीआर 322 का मॉडिफाइड रूप लेंगे हम, ये पीबीआर 322 का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। वेक्टर लिया है हमने पीबीआर 322, पीबीआर 322। इसमें मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें एक जीन है लेगजेड साइट, याद है आपको लेगजेड? मैंने बताया था ना आपको, एंजाइम प्रोड्यूसिंग साइट जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो अब हम ये जो सीडीएनए है वो इस लेगजेड की जगह इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। यहां पर हमने सीडीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ए चेन का है और ये बी चेन का है, तो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, राइट। अब हम यहां तक समझ आया आपको, कोई डाउट किसी तरह का? अब हम क्या करेंगे, इनको दो अलग अलग इकोलाई में ट्रांसफर करेंगे, इनको हम दो अलग अलग इकोलाई सेल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसको इकोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है भाई। सेम वही मेथड है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, है ना। तो ये इकोलाई है, इकोलाई के अंदर हमने ट्रांसफर कर दो इकोलाई, है ना। तो अब ये ए चेन बनाएगा, उसके साथ कुछ अदर प्रोटीन होगी, ये बी चेन बनाएगा और ये ए चेन बनाएगा और उसके साथ कुछ अदर प्रोटीन होगी, ये अदर प्रोटीन है। बात समझ आई? अब हम इन दोनों को लार्ज स्केल पर ये बनाएंगे, देखो इनका हम कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पर, कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पर, यानी फर्मेंटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम, सीधे सीधे तौर पर बता देते हैं। तो लार्ज स्केल पर हमें इनसे ए और बी चेन मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ अदर प्रोटीन है। तो अब हम इसको साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे, इससे अदर प्रोटीन रिमूव हो जाएगी और हमारे पास जो बचेगी वो ए चेन और बी चेन, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारे पास इंसुलिन, करेक्ट बेटा। दो अलग अलग सेल से बनानी है, क्योंकि एक सेल में इतना लार्ज प्रोडक्शन एक सेल इकोलाई की नहीं कर पाएगी, करेक्ट। दो अलग अलग सेल में करना है। पूरी प्रोसेस दोबारा सुन लो। बीटा सेल से ए चेन का जीन लिया, बीटा सेल से बी चेन का जीन लिया, इनका सीडीएनए बनाया, क्योंकि सीडीएनए ही एक्सप्रेस होगा, है ना। पीबीआर 322 मॉडिफाइड वेक्टर लिया, उसमें लेग जेड वाली साइड पर हमने ये डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया है और दो अलग अलग सेल पे इसको ट्रांसफर करेंगे और फिर इनका फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे। हमें ए और बी चेन मिल जाएगी, उनका साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें अदर प्रोटीन्स भी हैं, और फिर उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा के अपन इंसुलिन ले लेंगे, जो हमारा ये डीएसपी का पार्ट है सारा। डीएसपी जानते हो ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इज दैट क्लियर? बताइए कोई डाउट? ये इंसुलिन यीस्ट से भी बनाई जा सकती है बच्चों, ध्यान रखना, है ना। इकोलाई से भी बनाई जा सकती है और यीस्ट से भी बनाई जा सकती है, लेकिन लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन इकोलाई से होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा रैपिड ग्रोथ करते हैं एज कंपेयर यीस्ट, करेक्ट। बात समझ आ गई? तो ये था बच्चों इंसुलिन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे अपनी, तो आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी, ठीक है। चलिए
मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है बच्चों जीन थेरेपी। ठीक है, क्या है बच्चों? जीन थेरेपी। हम आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। जीन थेरेपी क्या चीज है, पहले इसको समझिए बच्चों। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है ये समझना है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने का कारण क्या है? उसके होने का कारण है जीन में डिफेक्ट होना। जेनेटिक डिसऑर्डर के होने का कारण क्या है? मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। जो भी हेरेडिटरी डिसऑर्डर है ना, उनके होने का कारण क्या है? जीन में डिफेक्ट होना। बात समझ आ रही है? तो अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर वो भी होते हैं जो हेरेडिटिकल होते हैं, हेरेडिटिकल डिसऑर्डर है ना। तो जीन में डिफेक्ट या जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये होते हैं, है ना। तो इनका इलाज क्या है भाई? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है, इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि डिफेक्ट जीन को सही किया जाए। दूसरा कि डिफेक्ट जीन को निकाल दिया जाए और नया फंक्शनल जीन डिलीवर कर दिया जाए, है ना। और तीसरा कि भाई कोई केमिकल के प्रभाव से इसका डिफेक्ट जीन का प्रभाव कम कर दिया जाए। यही हो सकता है। जैसे कि आपकी कोई गाड़ी है, वो गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। आप किसी दोस्त की गाड़ी मांग के लेके गए और वो खराब हो गई और आप मैकेनिक के पास गए, गाड़ी आपकी है नहीं, तो आप मैकेनिक को क्या बोलोगे कि भाई क्या हो सकता है भैया? तो मैकेनिक बोलेगा कि सर मैं ये कर सकता हूं कि जो ये खराबी है इसको सही कर दूंगा। तो आप कहोगे भाई ठीक है। और मैकेनिक दूसरा ऑप्शन देता है कि हाँ जी ये डिफेक्ट पार्ट निकाल दूंगा, नया पार्ट डाल दूंगा। वो भी ठीक है, वो महंगा पड़ेगा थोड़ा। तीसरा कि वो कहेगा कि हाँ भाई आपकी गाड़ी तो है नहीं, मैं ऐसा जुगाड़ कर देता हूँ, ऐसा कुछ लगा देता हूँ, कोई फेविक्विक वगैरह वगैरह, कि आपके ये घर तक चली जाएगी। समझ गए ना? तो 3 ही पॉसिबिलिटी हुई। सेम इसी की भी 3 पॉसिबिलिटी है, या तो डिफेक्ट जीन को सही कर दो, या केमिकल से उसका प्रभाव कम कर दो, या फिर क्या होगा कि उस डिफेक्ट जीन को निकालकर नया फंक्शनल जीन डिलीवर कर दो। तो ज्यादा बेटर कौन सा है कि डिफेक्ट जीन को निकालो और उसकी जगह फंक्शनल जीन डिलीवर करो, है ना। दैट इज द बेस्ट मेथड। तो इसी को अपन आज फॉलो करेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या है? जीन थेरेपी है, यानी ये इनका ट्रीटमेंट है। सबके लिए नहीं होती है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके लिए जीन थेरेपी करोगे? अरे उसी के लिए, आप मलेरिया के लिए थोड़ी हो जाएगा, हम उसी के लिए करेंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो डिफेक्ट जीन को हमें इनएक्टिव करना है और उसकी जगह फंक्शनल जीन डिलीवर करना है। तो ये करेंगे अपन इसमें क्या करेंगे अपन? डिफेक्ट जीन का रिमूवल एंड डिलीवरी ऑफ फंक्शनल जीन, डिलीवरी ऑफ फंक्शनल जीन। ठीक है भाई, फंक्शनल जीन को डिलीवर करेंगे उसकी जगह। बात समझ आ गई? अब बेटा ये जो जीन थेरेपी है ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होती है, ये भी बात समझ आ गई। जीन थेरेपी पहली बार 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी, ठीक है ना, 1990 में पहली बार। और ये वो बच्ची थी जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की डेफिशिएंसी थी। अब एडीए एक एंजाइम है बेटा, इसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, करेक्ट। ये वो एंजाइम है जिससे हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट बोले तो इम्यून सेल, इनका ये प्रोलिफरेशन करवाता है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ करवाता है। ये वो एंजाइम है एडीए जो इम्यून सेल का प्रोलिफरेशन कराता है। अब अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस बात है
कि ये एंजाइम अगर कम हो गया तो फिर इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो नहीं बनेगी, प्रोलिफरेट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसकी डेफिशिएंसी होने से इम्यूनिटी कम हो जाएगी, नीचे निशान का मतलब कम हो जाएगी, इम्यून सेल्स ग्रो नहीं करेगी, है ना, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और जब बॉडी में इम्यूनिटी कम है, डिफेंस नहीं है, तो फिर बेटा बॉडी धर्मशाला बन जाएगी, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आकर बॉडी पर अटैक कर देगा, मानते हो? तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट। बहुत सी इम्यून सेल्स ग्रोथ फैक्टर भी बनाती है, तो वहां पर बॉडी में उनकी भी कमी हो जाएगी। मतलब ऐसे पर्सन को एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है SCID, यानी इस बच्ची को क्या बीमारी थी? SCID, जो किसकी कमी की वजह से हुआ? ADA की कमी की वजह से हुआ। अब SCID क्या है? सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी इम्यून सेल्स, कोई एक इम्यून सेल कम थोड़ी हुई है, बहुत सारी इम्यून सेल कम हो गई, तो ये SCID डिसऑर्डर इस बच्ची को था। और ADA की कमी की वजह से ये हुआ। और ADA क्यों नहीं बना? ADA एंजाइम है, और एंजाइम कौन बनाता है बच्चों? जीन। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इस बच्ची में जीन डिफेक्ट था, इस वजह से ये हुआ। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना? बात समझ आई कि नहीं आई? अब इस बच्ची का जो ट्रीटमेंट था उसके 3 तरीके हैं। इस बच्ची के ट्रीटमेंट का जो वे है वो क्या है? अब ये जो ट्रीटमेंट है उसका पहला मेथड था कि इस बच्ची में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ऑल इम्यून सेल्स प्रोड्यूस बाय बोन मैरो, हमने पढ़ा है ना इम्यूनोलॉजी के अंदर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ा है ना, प्राइमरी इम्यून ऑर्गन जो होते हैं बोन मैरो। ऑल इम्यून सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो। तो पहला ट्रीटमेंट ये था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो। भाई इम्यून सेल्स नहीं बन रही हैं तो नया बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, वो बना दे। तो ये, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं था। कब तक ट्रांसप्लांट करोगे? दूसरा था ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये कि भाई इस बच्ची को इंट्रावीनस आप ADA दो, वही इंसुलिन वाली बात, किसी में इंसुलिन की कमी है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो आप उसको क्या करोगे भाई? इंट्रावीनस इंसुलिन दे रहे हो। सेम ऐसे ही था कि ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब उसको ADA के इंजेक्शन दो। तो क्या ये परमानेंट क्योर है? ये दोनों परमानेंट क्योर नहीं है, नॉट परमानेंट क्योर। ये परमानेंट क्योर नहीं था, है ना, ये इसका परमानेंट इलाज नहीं था। तो फिर परमानेंट इलाज क्या था इसका? इसका परमानेंट इलाज था, वो था बेटा जीन थेरेपी। तो तीसरा इसका जो था वो था जीन थेरेपी, जो इसका परमानेंट क्योर था, क्यूरेटिव, राइट। तो अब वही देखेंगे कि हमने कैसे इसका जीन थेरेपी किया। तो देखिएगा, जो पेशेंट है उसके पेशेंट की लिम्फोसाइट हम लेंगे। पेशेंट से क्या लेंगे? लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, इस लिम्फोसाइट का हम कल्चर कर लेंगे, या लिम्फोसाइट लिया है पेशेंट से, क्या लिया? लिम्फोसाइट। अब हम क्या करेंगे कि जो ADA जीन है, ADA बनाने वाला जो जीन है, एंजाइम बनाने वाला जो जीन है, इसका cDNA, मैंने कहा ना cDNA ले लो, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि cDNA फंक्शनल होता है, इसमें कोई भी इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं होते। तो ADA जीन का cDNA हम, अब ये एनिमल है तो एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर लिया जाता है? रेट्रोवायरस। तो ये cDNA हम रेट्रोवायरस के थ्रू, है ना, किसमें ट्रांसफर कर देंगे भाई? लिम्फोसाइट। रेट्रोवायरस को हमने किसकी तरह लिया? वेक्टर। दोबारा सुनेंगे, ADA जीन का cDNA
रेट्रोवायरस के अंदर ट्रांसफर करके रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने लिम्फोसाइट में डाल दिया। तो अब ये लिम्फोसाइट क्या हो गए भाई, ये जेनेटिक मॉडिफाइड हो गए। समझ आ गया, क्योंकि हमने इसमें एडीए का जीन डाल दिया है। कौन सा वेक्टर यूज करते हुए, रेट्रोवायरस। एनिमल के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम, राइट। अब इस जेनेटिक मॉडिफाइड लिम्फोसाइट का हम कल्चर कर लेंगे, इसकी कई सारी कॉपीज बना लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, कल्चर के बाद ये जो लिम्फोसाइट है, कौन सी, जेनेटिक मॉडिफाइड, इसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इन पेशेंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब पेशेंट में जब लिम्फोसाइट जाएगी तो क्या लेके जा रही है साथ में, बताओ, एडीए का जीन लेके जा रही है। और जीन लेके जा रही है तो पेशेंट में अब एडीए बनने लग जाएगा, एडीए बनने लग जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है ये शॉर्ट लाइफ स्पेन की होती है, इमॉर्टल तो होती नहीं है, अमर तो होती नहीं है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, शॉर्ट है। तो फिर ये क्या होगी बेटा, जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियोडिकली लिम्फोसाइट ट्रांसफर करनी है। पेरियोडिकली का मतलब क्या होगा कि थोड़े थोड़े समय बाद हमें ये लिम्फोसाइट बार बार उसके अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जब तक ये ट्रांसफर करते रहेंगे, जब तक कि बॉडी खुद उस जीन को एक्सेप्ट करके, या बॉडी में वो जीन खुद फंक्शनल ना हो जाए, या बॉडी में वो नॉर्मल वर्क ना करने लग जाए, तब तक हम ये लिम्फोसाइट ट्रांसफर करते रहेंगे पेरियोडिकली। बात समझ लेना, ये बात अच्छे से, करेक्ट। क्या किया, पेशेंट की लिम्फोसाइट ली, इधर एडीए जीन का सीडीएनए रेट्रोवायरस वेक्टर को यूज करते हुए लिम्फोसाइट में डाल दिया। अब ये जेनेटिक मॉडिफाइड लिम्फोसाइट हो गई, इसका कल्चर कर लिया, इसकी बहुत सारी कॉपी बना के रख ली। अब ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट पेशेंट में ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये पेरियोडिकली ट्रांसफर करनी पड़ेगी क्योंकि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पेन शॉर्ट है। बात समझ आ गई ये बात, कोई डाउट किसी तरह का। अब बच्चों इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जीन ट्रांसफर हम कर रहे हैं वो, अगर हम थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि जो जीन ट्रांसफर है, जीन थेरेपी जो है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए या जर्मिनल सेल में की जाए तो इसका परमानेंट क्योर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर या जर्मिनल सेल के अंदर ये जीन थेरेपी करें तो ये परमानेंट क्योर होती है, इसका हेरेडिटिकल इफेक्ट रहता है, ये हमेशा के लिए सही हो जाती है। समझ आ गया ना, एज कंपेयर सोमेटिक सेल, सोमेटिक यानी वेजिटेटिव सेल। इज दैट क्लियर। तो कब परमानेंट क्योर होता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज या जर्मिनल सेल में ये जीन ट्रांसफर करें तब परमानेंट क्योर होगा। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से, ठीक है बच्चों। जीन थेरेपी के बाद मेडिकल फील्ड में एक और एप्लीकेशन आपके इस चैप्टर में दे रखा है। देखो, दो एप्लीकेशन ऑलरेडी आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में स्टडी करके आ गए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और वैक्सीन प्रोडक्शन, है ना। अब एक और एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तीसरा एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आइए बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है बेटा, वैसे तो मॉलिक्यूलर वर्ड जेनेटिक्स के फॉर्म में यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि जेनेटिक टेक्निक्स जो है वो कैसे हेल्प करती है डायग्नोसिस में, लाइक पीसीआर हो गया, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, डीएनए प्रोब हो गया, है ना। अभी बताते हैं पूरा। देखो, कोई भी डिजीज है बेटा, आप लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पहले ये होता था कि कैंसर एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। कैंसर छोड़िए, टीबी का भी कोई इलाज नहीं था, है ना। इवन जो पॉक्स वगैरह वगैरह है उनका भी इलाज नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं था, अर्ली डायग्नोसिस नहीं था, है ना। अगर हम किसी भी डिजीज का सही डायग्नोसिस कर लें, अर्ली डायग्नोसिस कर लें, उसको प्राइमरी स्टेज में डायग्नोज कर लें, तो फिर उस डिजीज को ट्रीट भी किया जा सकता है। ये बात तो आप मानते हैं। अब क्या था कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे डायग्नोसिस की, उसमें क्या था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या था भाई, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट,
या फिर कोई ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टेस्ट वगैरह वगैरह अपन लगा लेते, प्रोटीन टेस्ट लगा लिया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तो एक ही बात। मतलब कहने का मतलब जो अर्ली डायग्नोसिस जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट यही आता था, है ना। इस टेस्ट की क्या प्रॉब्लम थी कि इससे अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सिंपल सा टॉपिक है ये, एनसीईआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता था और तब तक वो डिजीज स्प्रेड कर चुकी होती थी बॉडी में, है ना, और फिर उसका आसानी से क्योर नहीं हो पाता था। बात समझ आ रही है? अर्ली डायग्नोसिस इसका पॉसिबल नहीं था ट्रेडिशनल मेथड से। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कुछ ऐसे मेथड डेवलप किए जिनसे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाएगा। तो अब इसमें आते हैं मॉडर्न मेथड डायग्नोसिस के, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड जो है वो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर है, पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें हम किसी भी पेशेंट का नॉर्मल, मैकेनिकल, मेटाबॉलिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिकल, है ना, मैकेनिज्म पूरा डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि किसी बैक्टीरिया या वायरस के आने से उसके नॉर्मल, मैकेनिकल, बायोकेमिकल या जेनेटिकल सिस्टम पर क्या फर्क पड़ा है, वो पूरी स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। राइट बेटा? तो मॉडर्न मेथड के अंदर जेनेटिक मेथड भी है डायग्नोसिस के और इम्यूनोलॉजिकल मेथड भी है। डायग्नोसिस और यही मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ये मॉडर्न मेथड में आता है। तो जेनेटिकल मेथड में जैसे क्या आता है बेटा, पीसीआर का नाम सुना आपने, पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर से हम अगर कोई बहुत कम मात्रा में भी बॉडी में इंफेक्शन है ना बैक्टीरिया वायरस का, तो भी डिटेक्ट किया जा सकता है पीसीआर से, है ना, डीएनए डिटेक्शन किया जा सकता है। पीसीआर का यूज एड्स और कैंसर डिटेक्शन में भी किया जा रहा है, कैंसर की डायग्नोसिस में किया जा रहा है इसका यूज। जीन म्यूटेशन का कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है पीसीआर से पता लगाया जा सकता है ना, जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेस क्वांटिटी में अगर इंफेक्शन है, लेस कंसंट्रेशन में इंफेक्शन है, तो भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो पीसीआर एक हो गया इसमें। इसके अलावा इसके अंदर आप और भी मेथड जो है वो बता सकते हो। डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब मैंने जेनेटिक्स में भी बताया था आपको कि स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनका सीक्वेंस हमें पता होता है और इनके आधार पर हम दूसरे किसी पैथोजन के डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आरडीटी की हेल्प ली जा सकती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है ना। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड है। इज दैट क्लियर? इम्यूनोलॉजिकल मेथड में क्या आते हैं? इम्यूनोलॉजिकल मेथड में क्या आता है बेटा, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर होते हैं। किसके बेस पर होते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर होते हैं। तो इनमें देखिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है, एलाइजा। एलाइजा का तो फुल फॉर्म का ही क्वेश्चन आ जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसिड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। और ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेस पर टेस्ट है, राइट। अब इसमें एक आपके बड़े लेवल में नहीं है, लेकिन मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखा है, तो एलाइजा में इसके अंदर यूज होने वाला एंजाइम जरूर पूछता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो एक है परऑक्सीडेज और एक एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम का जरूर याद रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इसके अंदर आता है आरआई, रेडियो इम्यूनो एसिड। इसमें कुछ नहीं, बस इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी है उनमें से किसी एक को रेडियो लेबल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? रेडियो लेबल कर लिया जाता है, आरआई।
सो दे अदर और भी मेथड है, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वो टेक्निक है जिससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। और अगर किसी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाए, ट्रीट भी हम उसको कर सकते हैं। मानते हैं ये बात? तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एडवांटेज हुआ। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरह से बेटा मैंने ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताया आपको मेडिकल फील्ड के अंदर, समझ गए? नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सभी को धनतेरस, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? आप और आपका पूरा परिवार सुख रहे, समृद्ध रहे, आपकी समस्त इच्छाएं भगवान पूरी करें, है ना? और आप सदा खुश रहो जीवन में और ऑनेस्टी के साथ वर्क करते रहो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपके लिए दुआ है। धन्यवाद बच्चों।